गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड में इस समय बहुत विभागों में अलग अलग पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। आज उन्हीं बच्चों के लिए आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल। अब उत्तराखंड में ब्रिटिश काल का आगमन कब हुआ? अब ब्रिटिश काल क्या है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। मान लीजिए, जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय संपूर्ण भारत भर में ब्रिटिशों ने अपना अपने तरीके से कब्जा किया हुआ था। चाहे आप उत्तराखंड का क्षेत्र ले लें, उत्तराखंड में भी ब्रिटिश सरकार ने अपना अपना पैर पसारे हुए थे। अगर मैं बात करूं आज़ादी से पूर्व, आज़ादी की संध्या से पूर्व की यदि मैं बात करूं, तो उसमें क्या था, जिस समय कंपनी के लोग इंडिया में आए थे, जब कंपनी शैली का आगमन इंडिया में हुआ था 16वीं शताब्दी में, तब ब्रिटिश काल में बहुत से लोग यहाँ पर आए, अपने व्यापार के लिए आए। व्यापार करने का मेन उद्देश्य ये था कि भारत में जितने भी संपदा है, धन इत्यादि जो चीज़ है, कच्चे माल की जितना जो कुछ है, उसको अपने देश ले जाना और अपने देश की उन्नति करना, और भारत का एक तरीके से उन्होंने शोषण किया था। अब इसी दौर के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। उत्तराखंड के अंतर्गत भी ब्रिटिश सरकार का शासनकाल रहा। अब इनका शासनकाल किस प्रकार से रहा? इन्होंने उत्तराखंड में आकर अलग अलग तरीके से शासन किया और यहाँ पर अलग अलग प्रणालियों को उन्होंने स्थापित किया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आए दिन अगर मैं बात करूँ 2017 और 2009 और 2004 और 2007 इन पेपरों में, जो इस वर्ष जो पेपर हुए थे, इस वर्ष में कम से कम इसमें से 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के आ चुके हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जब ब्रिटिश शासन रहा, तो उसमें हमें किस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, क्या क्या हमें यहाँ पर सामना करना पड़ा, ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बढ़ते हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत ऐसे प्रथम कमिश्नर कौन रहे, या बात करूं, या उत्तराखंड में ब्रिटिश सरकार ने क्या चीज़ें पहली दफ़े ऐसे लागू की थी। अगर मैं बात करूं, तो गार्डनर ने प्रथम बार डाक व्यवस्था उत्तराखंड में, ठीक है, जो यदि गार्डनर कौन थे, ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक ये कुमाऊं के ये वो भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं उत्तराखंड में। जब ब्रिटिश शासन रहा, तो यहाँ पर एक कमिश्नर के तौर पे भी रहे। जब ये कुमाऊं में जब कमिश्नर थे, तो इन्होंने क्या करा था, गार्डनर ने प्रथम डाक व्यवस्था लागू करी थी 1815 में। इन्होंने जो व्यवस्था लागू की थी, पहले कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत की, उसके बाद यह गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत भी इन्होंने ये चीज़ करी थी। संपूर्ण उत्तराखंड में ये चीज़ लागू कर दी थी। अब बात करें गढ़वाल के अंतर्गत 11 परगना प्लस जो 86 पट्टियों के अंतर्गत इन्होंने ये व्यवस्था लागू करी। अब 11 परगना क्या होता है? जिस प्रकार से 11 कोस के जो गांव होते हैं और जो पट्टियां होते हैं, जो पट्टियों पर जो ज़मीन लीज पे ली जाती है, उनकी बात करें, ये चीज़ें उनके अंतर्गत इन्होंने लागू कर दी थी। अब 11 परगना और जो ये 86 पट्टियों के आधार पर इन्होंने इसको विभाजित कर दिया गया था। ये कौन थे प्रथम? जो अगर कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी, अब वो किसने की थी? गार्डनर ने ये की थी। अब कौन से शताब्दी में ये हुई थी, किस सन में हुआ था? ये 1815 में इसको लागू कर दिया गया था। अब आते हैं लाख मंडी संधि गोरखा और अंग्रेजों के बीच 27 अप्रैल 1815 को ये प्रारंभ हुई थी। अब गोरखा संधि, अब लाख मंडी की जो बात है, और जो गोरखा और अंग्रेजों के जो लाख मंडी का जो क्षेत्र, जो अल्मोड़ा के अंतर्गत लाख मंडी जो है उत्तराखंड में, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या गोरखा प्लस अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ। उसमें इन्होंने एक संधि करी कि भैया आप थोड़ा सा हमारी बात से सहमत कीजिए, हम थोड़ा आपकी बात से सहमत होते हैं। इस पे इन्होंने जो संधि हुई थी 27 अप्रैल 1815 को ये संधि इन्होंने की गई थी। इनके द्वारा इसलिए की गई थी क्योंकि आपसी मतभेद जो हैं हमारे मध्य, उन पे क्या हो, आपसी मतभेद दूर हो इत्यादि चीज़ों, और जो जनता के बीच जो हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो चीज़ इसके मध्य रखा गया था, और जो जनता को इससे किसी प्रकार की उत्पीड़न इत्यादि ना करा जाए। अब बात करते हैं कुमाऊं में सर्वप्रथम पहले गवर्नर
कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? अब जो कमिश्नर किसके शासनकाल में नियुक्त हुए थे? ये जब ब्रिटिश शासनकाल रहा तो इसमें जो कमिश्नरी व्यवस्था आई तो इनके माध्यम से आज हम यदि हम भारत में बात करें, कमिश्नरी व्यवस्था की बात करें, तो जो कमिश्नरी व्यवस्था जो लाए वो कौन लाए? अंग्रेज लोग कमिश्नरी व्यवस्था लाए थे। अब बात यदि मैं कहूँ, यह जो कमिश्नरी जो शब्द का जो उत्पन्न हुआ है ये क्या, किसने किया है? ये क्या है? ब्रिटिश काल के जो अंग्रेजों के माध्यम से ये कमिश्नर शब्द का उद्घाटन हुआ, क्योंकि इनके शासनकाल में कमिश्नरी इत्यादि चीज़ें लागू होती थी। अब बात करें कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था और किसे नियुक्त किया था और किस तिथि को नियुक्त किया? अब कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वो गार्डनर को नियुक्त किया गया था। अब जो इनकी जो नियुक्ति हुई थी 3 मई 1815 को इनकी नियुक्ति हुई। अब यदि मैं बात करूं, गार्डनर जो थे इन्होंने ही ये डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने जो डाक व्यवस्था को इन्होंने प्रारंभ की थी। अब गढ़वाल के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? 11 परगना प्लस 86 पट्टियों के इसके अंतर्गत इन्होंने लागू कर दी गई थी। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा। अब कुमाऊं में कुल कितने कमिश्नर रहे? अब कुमाऊं की बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड जब अंग्रेजों के शासन के अधीन था तो इस समय जो शासन के जो अधीन रहा तो उसमें कमिश्नरी भी व्यवस्था बदलती रही, क्योंकि लोग अब मान लीजिए गार्डनर है, गार्डनर के बाद कोई टेल से आया या उसके बाद वेरिन आया, ये अलग अलग तरीके से क्या है कमिश्नर चेंज होते रहे। तो अब तक के यदि मैं बात करूँ, कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत 23 कमिश्नर रह चुके हैं और इनकी ये नियुक्ति समय समय पर होती रही है। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत कितने कमिश्नर नियुक्त रहे? अब नियुक्त रहे कितने रहे? 23 कमिश्नर उत्तराखंड में और कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत नियुक्त हुए। अब आ जाते हैं ब्रिटिश काल में लिया गया जाने वाला माल कर भूमि कर कहलाया जाता था। अब जो ब्रिटिश सरकार, अब माल कर क्या होता है? जब ब्रिटिश शासन का जब यहाँ पर शासनकाल चल रहा था, जब हम लोगों से क्या करते थे, वो लगान के तौर पे कुछ जैसे खाद्यान्न चीज़ें वसूला करते थे, अपने काम कराए जाते थे। जब ये चीज़ें जब हमसे वसूला करते थे तो ये ब्रिटिश क्या था? ये भूमि कर। अब जैसे हमने लगान देखी थी, लगान में जब मूवी आप लोगों ने एक दिन लगान देखी होगी तो उसमें भी तो लगान जो लगाया जा रहा था उसी के आधार पर मूवी का नाम पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सरकार, जो हमारे जो ब्रिटिश काल के जो शासनकर्ता थे, उन्होंने क्या करा? एक प्रकार से हमसे क्या ले, अनाजों का लेना, हमसे काम कराना, हमारा उत्पीड़न करना, ये एक जो पूर्ण जो परिपाटी बनी, जो संरचना बनी, तो उसके अंतर्गत क्या रहा? ये जो माल जो हमसे लेते थे खाद्यान्न के तौर पर, उसे क्या करते थे? उन्होंने भूमि कर के तौर पर इन्हें लगा दिया था। अब यदि आपने भूमि में कुछ कार्य करना है तो उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा? लगान देना पड़ेगा। अब लगान, यदि मैं अपने खेत पर कहीं हल जोत रहा हूँ या कुछ बुआई कर रहा हूँ तो उसके लिए भी क्या मुझे कर देना पड़ रहा है। ये व्यवस्था उस समय अंग्रेजों के द्वारा ये पूर्ण उत्तराखंड में लगाई गई थी। अब उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल, कुमाऊं, जो ये मान लीजिए जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो 2 क्षेत्रों में जो कुमाऊं उत्तराखंड को बांट दिया गया था, एक तरफ से कुमाऊं एक तरफ से गढ़वाल, ये इन्हीं के समय में ये बंटवारा हो गया था। इसी समय यदि मैं बात करूं, जो कमिश्नरी व्यवस्था आई थी ब्रिटिश काल का जब शासन चला था, ये 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया था। अब कभी बहुत से लोग ये समझते होंगे कि यार प्राचीन काल पे ही ये मानस के अंदर ये गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र है ये इनकी देन है, ये यहाँ पर से इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में सुचारू रूप से डाक व्यवस्था टेलर ने शुरू किया था। अब जो डाक व्यवस्था जो इससे हमने पूरा क्या करा, किसने लागू किया गया था? ये देखिए, लागू किसने किया गया था? गार्डनर ने लागू किया था। और सुचारू तौर पे इसे जो पटरी पर लाया वो था टेलर ने किया गया था इसका। अब ये टेलर कौन था? ये जो टेलर था ये कमिश्नरी के कार्यकाल को ना, इसके समय में क्या था, जब ये कमिश्नर था टेलर, तो इन्होंने क्या किया? डाक व्यवस्था तो एक तरफ से लागू थी ही थी। इन्होंने क्या करा? इसमें कोई भी व्यक्ति किसी वकील के पास अपनी दलील नहीं ला सकता, कोई अपील नहीं कर सकता, इत्यादि चीज़ों को इसने रोक लगा दी थी और इसमें एक तरीके से मानसिक पीड़ा इसने पहुँचाई थी। अब ये देखिए, इसके कार्यकाल में ना वकील दलील कर पाते थे और ना अपील कर पाते। ये इस प्रकार शासन व्यवस्था इन्होंने लागू कर दिया था। क्यों? क्योंकि भैया अगर ऐसी प्रकार की जब शासन व्यवस्था अगर लागू हो जाएगी तो क्या होगा? समाज में एक प्रकार से रोष उत्पन्न हो जाएगा, गुस्सा समाज के प्रति, लोगों के प्रति, मन में इनके प्रति आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टेलर कमिश्नर
राजस्व पुलिस का जनक कहा जाता है। अब आज जो हम राजस्व की बात करते हैं ना, हम कहते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या अगर राजस्व पुलिस को बुलाओ, ये जो पटवारी आज के क्षेत्र में हम जिनको पटवारी के तौर पे जानते हैं, ये भी ये राजस्व का ही भाग है। क्योंकि अगर हमारे गाँव में कोई घटना घटित हो जाती है तो हम अपनी सबसे पहली रिपोर्ट किसको देते हैं, हम कहते हैं कि भैया पटवारी को बुलाओ। ग्राम प्रधान आता है, तो पटवारी जब आता है तो उसके बाद क्या आती है, पुलिस आती है। तब जाके पहली जो व्यवस्था जो लागू हुई गई थी, जो ये राजस्व पुलिस की जो नींव रखी गई थी, वो टेलर द्वारा ही रखी गई थी। इनको ही इसका जनक कहा जाता है। अब ये क्यों करी गई थी, अगर ग्रामीण क्षेत्र में जब इनका शासनकाल चल रहा था, तब धीरे धीरे जगहों पे क्या है कि ऐसे अपराध बढ़ रहे थे। अपराध बढ़ने के बाद से जब मुख्यालय में इनका समाधान ना होते हुए उसी समय इनका समाधान करने के लिए एक क्या बनाया गया था, जो ये राजस्व पुलिस की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि पुलिस वहाँ पर पहुँच नहीं सकती थी, तो इन्होंने एक राजस्व पुलिस का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत जैसे लोगों को नियुक्त किया जाता था, उनका जो भी समस्याएं होती थी वहाँ पर उनका समाधान किया जाता था। ठीक है, अब आज के दौर पर अगर हम बात करें, वर्तमान समय में अगर हम ये राजस्व पुलिस की बात करें, तो राजस्व पुलिस वही है जिसके हम कहते हैं कि जो शासन के अंतर्गत समाहित होती है। पटवारी इत्यादि जो चीज़ें हैं, पटवारी के अंतर्गत भी छोटे छोटे ये सेवक आ जाते हैं, इनको राजस्व के अंतर्गत रखा गया है। अब राजस्व क्या होता है, धन का भी एक परिचय होता है। राजस्व मतलब हमारा जब आर्थिक स्थिति अगर हम लोगों की खराब हो जाती है, तो राज्य की स्थिति खराब हो जाती है, तो ये राजस्व से ही अपना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। राजस्व जो कर देते हैं उस चीज़ से राज्य का भरण पोषण होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त गार्डनर ने शुरू करवाया था। अब जो कुमाऊं के क्षेत्र के अंतर्गत, अब मैंने आपको पहले इससे पूरे बताया था कि गार्डनर कुमाऊं के प्रथम क्या थे, कमिश्नर थे। अब इन्होंने ही क्या किया था, भूमि बंदोबस्त। अब भूमि का जो कर देते थे, भूमि में हम मान लीजिए हम भूमि में अपने किसी प्रकार की सब्जी उगा रहे हैं या अनाज उगा रहे हैं, तो उस अनाज को उगाने के लिए भी हमें कर दिया जाता था। इसको भूमि बस्त कहा जाता था। हम किसी की भूमि में काम करने के लिए, यदि मान लीजिए कोई साहूकार है, साहूकार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो जो किसान होते थे तो वहाँ पर वो कार्य किया करते थे। अब वो कार्य किया करते थे तो जो उसका जो हक बनता था उनको भी अच्छी तरह से मिल नहीं पाता था। इसलिए भूमि बंदोबस्त का लागू किया गया था गार्डनर ने। अब ये चीज़ कुमाऊं में गार्डनर ने की। अब हम आ जाते हैं कुमाऊं से गढ़वाल की क्षेत्र की तरफ बढ़ा। गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में किसने किया, टेलर ने इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए दो चीज़ विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं में, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किसने लागू किया गया था, वो गार्डनर ने किया था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा कि गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया, वो टेलर ने प्रारंभ किया था। अब क्वेश्चन किस प्रकार से, इस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है। मान लीजिए उत्तराखंड में बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ। अब कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो अगर पहली बार दफ़े कहाँ से प्रारंभ हुआ, अगर आ जाता है उत्तरकाशी आ जाता है, अल्मोड़ा आ जाता है, या फिर हरिद्वार आ जाता है, उधम सिंह नगर आ जाता है, जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, जो कुमाऊं के अंतर्गत, तो वो कुमाऊं से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब हरिद्वार के अंतर्गत, हरिद्वार गढ़वाल के अंतर्गत आ जाता है, तो वो वहाँ से नहीं होगा। ठीक है, अब ये कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बंदोबस्त स्टार्ट हुआ। दूसरा अगर बात करेंगे तो ये गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत। हाँ ठीक है, अब उत्तराखंड में टेलर ने 7 बार सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किए। अब टेलर ने, ठीक है, अब टेलर ने अब मैंने इससे पूरा आपको बताया था कि टेलर ने कहाँ बंदोबस्त प्रारंभ किया था, गढ़वाल में। इन्होंने ही सर्वाधिक बार 7 बार, कोई मायने रखता है, 7 बार भूमि बस्त इन्होंने प्रारंभ किया, लागू करा दिया था। इसके समय में इस प्रकार का किसानों पर अत्याचार होता है, भूमि का जो आदान प्रदान था, इनमें सहूलियत प्रदान करने के लिए भूमि बंदोबस्त लाया गया। अब ऐसा बिल लाया गया जिससे कि स्वतंत्रपूर्ण अपना जो शासन कार्य जो कर सकता था किसान, उसको कुछ सुविधाएं प्राप्त हो, इत्यादि चीज़ों का इसके अंदर समावेश प्रदान किया गया था। टेलर ने 7 बार ये उत्तराखंड में इस चीज़ को लाने वाला कौन था, भूमि बस्त, ये था टेलर। अब आते हैं सबसे अधिक समय तक, जो सबसे लंबे समय तक कौन कमिश्नर के पद पे रहा। कहने का तात्पर्य है उत्तराखंड के अंतर्गत, कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत बात करूं या गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत बात करूं, तो सर्वाधिक समय तक कौन कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहा, वो रैमजे थे। उनका शासनकाल सबसे अधिक रहा। ये
कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अब बात आ जाती है ये कितने वर्ष तक कमिश्नर रहे। अब ये जो कितने वर्ष वाला जो शब्द आ गया है, ये 28 साल तक ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे। अब कमिश्नर कोई 3 साल के रहता है, कोई 1 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं। अब ये सर्वाधिक ज़्यादा समय तक ये कमिश्नर बने रहे। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सर्वाधिक समय तक कौन कमिश्नर के पद पर रहा। अब वो कौन रहा, रैमजे ये रहे सर्वाधिक समय तक। अब ये कितने समय तक कमिश्नरी के पद पर इन्होंने कार्यकाल रहा इनका। अब क्वेश्चन इस प्रकार से, अब आपको पता होना चाहिए कि 28 साल तक इन्होंने अपना कमिश्नरी का कार्यकाल संपादित किया था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा वेतन के तौर पर। अब कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल वेतन के कमिश्नर कार्य को कहा जाता है। अब कुमाऊं का जो स्वर्णिम काल जो कमिश्नरी के क्षेत्र में जो रहा, वो रहा वेतन एक कमिश्नर रहे। इनके समय में उत्तराखंड के अंतर्गत जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें इनका स्वर्णिम काल, मतलब इनके समय में बहुत ऐसी चीज़ें घटनाएं अच्छी हुई, इन्होंने ऐसी प्रणालियों को लागू करा, ये भूमि बंदोबस्त को और अच्छा सुदृढ़ बनाया। इनके जो कार्यकाल रहा, जितना भी इन्होंने समय कमिश्नरी के पद पर इन्होंने कार्य किया, तो इनके कार्यकाल को दिस इज़ बेस्ट कार्यकाल इनको बोला गया, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में बहुत सी सुविधाएँ दी गई और जो जिनका उत्पीड़न हो रहा था उनके उत्पीड़न की समस्याओं को दूर करें और जनता के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इन्होंने स्थापित किया था कि संपर्क किस प्रकार से साधे जाए। कोई निःशुल्क, कोई भी स्वेच्छा से इनके पास जा सकता था, उन अपनी समस्याओं को लेकर जा सकता था, उनके समाधान हो जाता था, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, इस प्रकार से इसे घुमा के पूछा जाएगा, किसके समय को स्वर्णिम काल कहा जाता है कमिश्नरी के क्षेत्र में। अब कमिश्नरी के क्षेत्र में स्वर्णिम काल किसके समय को कहा जाता है, वो वेतन के समय को स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब स्वर्णिम काल क्या है, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी के शासनकाल में अच्छाइयों का और समाज के प्रति उनके संवेदन किस प्रकार से है, अलग इत्यादि चीज़ें, उनकी जो कार्य प्रणाली देखी जाती है और उनका शासन व्यवस्था किस प्रकार से वो चला रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है जिससे कि जनता संतुष्ट रहे। अगर इस चीज़ का यदि पूरा बोलबाला रहा तो इस काल को क्या कहा गया, स्वर्णिम काल कहा गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, टेलर ने क्या करा था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खच्चर सेना लागू की गई थी। अब खच्चर क्या था, क्योंकि कुमाऊं हमारा उत्तराखंड भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यदि देखें तो विरल है, बहुत ही सघन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने में ज़्यादा मेहनत लगती थी। अब जो इंसान की जो क्षमता थी वो अपने क्षमता तक ही सामान को ढो सकता था। अब इसको सरलता से जो सैन्य के जो साजो सामान थे या हम कहें आम के जितने भी सामान थे, वो गोला बारूद बंदूक इत्यादि, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए टेलर ने क्या किया, एक खच्चर सेना का निर्माण किया। खच्चर में क्या होता था, जो घोड़े होते थे उन पे ये सामान लादा जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान को, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जाते थे सामान। अब खाद्यान्न की बात करूँ या गोलाबारी की बात करूँ या इत्यादि जितनी भी जो ज़रूरत की आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं, तो ये खच्चरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। ये किसने लागू की, ये टेलर ने की थी। 1823 में ये चीज़ लागू कर दी गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा, खच्चर सेना किसने प्रारंभ करी, टेलर ने प्रारंभ कौन से सन में करी थी, 1823 में ये प्रारंभ की थी, ठीक है। अब आ जाते हैं, ब्रिटिश काल में कुमाऊं में 11 परगना व 28 पट्टियाँ 125 पट्टियाँ थी। अब देखिए गढ़वाल में कितनी थी, अब इससे पूरे आपको ये पता होना चाहिए कि गढ़वाल में कितनी थी। गढ़वाल में कितनी थी, 11 परगना और 86 पट्टियाँ थी, ठीक है। अब कुमाऊं के, ये गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, अब कुमाऊं के अंतर्गत, ये कुमाऊं के अंतर्गत कितनी थी, 11 प्लस 125 पट्टियाँ थी या परगना, इसके अंतर्गत इसे जोड़ लीजिए। अब देखिए, अब इसमें क्या लोगों के इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब गढ़वाल, अब इतना आप ध्यान रखिए, गढ़वाल के अंतर्गत पूछा जाएगा तो 11 प्लस 86, अब कुमाऊं के अंतर्गत पूछा जाएगा 11 प्लस 125 चीज़ों को यहाँ पर नामित किया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। अब उत्तराखंड में, अब मैं उत्तराखंड की बात करूँ, अब नगर पालिका
प्रशासन के अंतर्गत जो पालिकाएं आती हैं, नगर निकाय की जो बात करी थी पूर्व की जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें नगर निगम प्रणाली मैंने आपको पढ़ा ली, उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं उत्तराखंड में प्रथम नगर पालिका कहाँ पर स्थापित हुई। अब मैं नगर निगम की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी बहुत से लोगों के दिमाग में अगर नगर निगम सर्वप्रथम कहाँ बनी थी, वो देहरादून में स्थापित की गई। अब हमारे उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? वो 6 हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी कहाँ नगर निगम स्थापित है। अब पहली नगर निगम देहरादून में। अब आते हैं नगर पालिका की बात करें। नगर पालिका पहली स्थापित कहाँ हुई थी? ये ब्रिटिश सरकार के समय की नगर पालिका है। सबसे पुरानी नगर पालिका है नैनीताल। नैनीताल ऐसा जनपद है जहाँ पर ये कुमाऊं क्षेत्र में नगर पालिका का निर्माण किया गया था। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1850 को ये लागू की गई थी। अब 1850 में नगर पालिका की स्थापना कर दी गई थी। अब नगर पालिका की ज़रूरत क्यों पड़ती है और नगर पालिका की जो एक संरचना है, वो संरचना के लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए, इससे पूर्व मैंने वो पढ़ा रखा है। अगर हम नगर पालिका की स्थापना करते हैं तो वहाँ की जो मैदानी की बात करूँ, अगर मैदानी क्षेत्र में अगर नगर पालिका स्थापित करें तो वहाँ की जनसंख्या 50 से 1 लाख के मध्य होनी चाहिए। अब पहाड़ों पर ये 50,000 से 90,000 के बीच में इसकी क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, तब जाके नगर पालिका का गठन किया जाता है। उसकी जो संरचना होती है तब वो लागू होती है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश काल में नगर पालिका की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? नैनीताल में। अब कौन सी तिथि को हुई थी? 3 अक्टूबर 1950 को नगर पालिका स्थापित कर दी गई थी। ठीक है। अब आते हैं गंगा नहर का निर्माण कार्टेल की अगुवाई में की गई थी। अब देखिए हम अब आज हम कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, नमामि गंगे इत्यादि बहुत से प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा भी स्वच्छ गंगा अभियान चलाए जा रहे हैं। अब बात करें अगर उस समय ये तो वर्तमान के समय करें, अब मैं कह रहा हूँ 1800 की ईस्वी के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो उस समय भी अंग्रेज गंगा के प्रति बहुत अच्छी तरीके से समर्पित थी। उन्होंने भी गंगा के लिए जो नहर निर्माण का कार्य करा, गंगा के अंतर्गत जो नहरें होती हैं, जो अगर आप हरिद्वार के क्षेत्र के तराई क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर नहरों का निर्माण कराया गया है। तो ये जो निर्माण किया है कार्टेल की अगुवाई में ये कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, लुटिगंज कमिश्नर के कार्यकाल में गढ़वाल व कुमाऊं के जनपदों का निर्माण किया गया था। अब देखिए आप लोगों के एक दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा कि भैया हमारे उत्तराखंड में पहले से ही जनपदों का निर्माण हो गया था। ये गलत है। ये जनपदों का जो निर्माण हुआ है तो ये ब्रिटिश काल के दौरान ही हुआ है, या ब्रिटिश काल के दौरान जब ये नगर, अगर मैं कहूँ जनपदों का निर्माण हो, यही कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत बात करूँ या गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये जो जनपदों का निर्माण हुआ था ये 1839 में नगरों का, ये जनपदों का निर्माण किया गया था। अब अलग अलग जनपद, मान लीजिए नैनीताल, अल्मोड़ा, ये यूएस नगर, जो ये जनपद जो बने, देहरादून, हरिद्वार जो जनपद बने, अब ये देन है, ये देन किसकी है? ये है ब्रिटिश काल के जो शासन करता रहे हैं या कमिश्नर रहे हैं उनकी रही है। लुटिगेशन कमिश्नर के कार्यकाल में गढ़वाल और कुमाऊं में जनपदों का निर्माण किया गया है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आए दिन जब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करें और जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनको भी ये पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।